डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रशिक्षु एवं देश के भावी शिक्षक, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। यह जो पेपर है यह डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत लघुत्तरीय प्रश्न से संबंधित दूसरा वीडियो है और एक तरह से यह लास्ट वीडियो है, क्योंकि आपके दोनों पेपर को हम समाहित करने का प्रयास किए। 12 या 13 वीडियोज में आपके जो पहला पेपर है भारतीय समाज एवं शिक्षा और जो दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इन दोनों ही पेपरों को तैयार कर दिए हैं। और अगर आप इन वीडियोज़ को सुनते हैं तो आपके लगभग में सारे प्रश्न मिल जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप कर लेंगे, क्योंकि हम कुछ भी इसलिए नहीं छोड़े हैं क्योंकि हमें लगता है कि आपको पहले ब्रीफ पढ़ना चाहिए। शॉर्टकट हो या फिर ट्रिक तो हम बाद में यूज करते हैं जब हमारे पास समय ना हो। यदि समय है तो हमें उसको पढ़ लेना चाहिए ताकि आपके एक भी प्रश्न जो है वे गलत ना हो। और बिल्कुल निश्चिंत होकर के, बहुत खुश होकर के और समझ करके, एक बात ध्यान रखिएगा, समझ करके आप पेपर को लिखिएगा और सारे प्रश्न करिएगा, सारे प्रश्न अटेम्प्ट करिएगा और जो भी प्रश्न है वह सीरियल वाइज करिएगा। तो ये जो कुछ हैं लघुत्तरीय प्रश्न जो हैं, कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, इनके आने की बहुत संभावना रहती है, तो इसलिए इसका भी एक वीडियो हम बना दे रहे हैं। और एक तरह से अभी आपके डीएलएड का ये लास्ट वीडियो होगा सेकेंड सेमेस्टर का। तो देख लेते हैं। इसमें पहला जो प्रश्न है, कोठारी शिक्षा आयोग ने शिक्षा के परंपरागत स्वरूप के स्थान पर आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को क्यों महत्व दिया। देखिए, कोठारी आयोग जो है यह स्वतंत्रता के बाद का आयोग है। इसके पहले जो आयोग था भारतीय शिक्षा आयोग 1882 हंटर कमीशन, और कोठारी आयोग इसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग स्वतंत्रता के पश्चात। जो स्वतंत्रता मिलने के पश्चात हम भी अन्य देशों में जो भी उस समय फिर डेवलपमेंट हो रहे थे या विकास कार्यक्रम हो रहे थे, तो उसके अनुसार हम भी तो भारत भी अपनी शिक्षा में महत्वपूर्ण परिवर्तन करना चाहता था। उन सभी बातों को ध्यान में रख करके इस आयोग के कारण भी कुछ महत्वपूर्ण कारण भी इस आयोग की नियुक्ति के हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि अगर पूछता है कि आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा किस आयोग की देन है, तो आप कोठारी आयोग लिखिएगा। कोठारी आयोग राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या फिर डीएस कोठारी इसके अध्यक्ष। तो देख लेते हैं क्या क्या थे। पहला है शिक्षा को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी युक्त बनाना। दूसरा है शिक्षा के सर्वोत्तरमुखी और सर्वांगीण सुधार पर विचार। ठीक है, सर्वोत्तरमुखी यानी सभी पक्षों, उसमें उच्च, माध्यमिक, प्राथमिक सब आ जाएगा। संपूर्ण देश में समान शिक्षा प्रणाली की स्थापना पर विचार। ठीक है, संपूर्ण सभी राज्य जो हैं एक तरह की शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा का विचार। पूर्व नियुक्त दोनों आयोग के सुझावों एवं उन पर हुई कार्यवाही का परीक्षण। पूर्व नियुक्त कौन से थे? 1948 में स्वतंत्रता के पश्चात विश्वविद्यालय आयोग और 1952 में मुदालियर आयोग। ठीक है, इनकी जो कमियां रह गई थी या जो सुझाव रह गए थे उन पर भी विचार। शिक्षा के परंपरागत स्वरूप के गुणों को बनाए रखते हुए उनमें नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन करना। ठीक है, तो 5 इसके थे, पांचों याद हो जाएंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी युक्त बनाना, सर्वोत्तमुखी एवं सर्वांगीण सुधार और समान शिक्षा प्रणाली की स्थापना पर विचार, और पहले के जो भी सुझाव हैं उन पर कार्यवाही का परीक्षण, और क्या है, परंपरागत स्वरूप को बनाए रखते हुए नवीन शिक्षा प्रणाली। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना संचालित करने के क्या उद्देश्य थे। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, नई शिक्षा नीति 1986 की देन है यह। तो इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री और शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यकता सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करना। SOPT ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर ही पूछा जाता है। तो SOPT के संचालित करने के कारण बताइए। SOPT के संचालित करने के कारण के अंतर्गत पहला है NCERT 1991 को राष्ट्रीय रिपोर्ट में न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं पर बल देना। तो NCERT की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1961 को हुई थी। तो ठीक है, पहला हो गया न्यूनतम अधिगम जो भी है उसको उस पर बल
उसकी क्षमताओं पर बल देना। दूसरा देखेंगे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों को दी जाने वाली सामग्री के समुचित उपयोग करने की क्षमता का विकास करना। अध्यापक को शिक्षा केंद्रित अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। कौशल एवं क्रियाकलाप केंद्रित शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना। यानी आप इसको समझ लीजिए कि नई शिक्षा नीति के पश्चात जो भी आए थे, ठीक है, यानी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो है मूल्यांकन करना कि जो भी सामान मिल रहा है उसका समुचित उपयोग हो रहा है कि नहीं, अध्यापक के द्वारा जो नए नए शिक्षण अधिगम नियम बताए जा रहे हैं उनको उसमें क्या कहते हैं ट्रेनिंग के दौरान उसको अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, उससे संबंधित उन्हें प्रशिक्षण देना। ठीक है। विद्यालय शिक्षा तैयारी कार्यक्रम से क्या लाभ है? विद्यालय शिक्षा तैयारी यानी कि स्कूल रेडीनेस, स्कूल रेडीनेस करके भी आ सकता है, 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, आने की पूर्ण संभावना है। तो देख लेते हैं। विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम का अर्थ है विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला कार्यक्रम, अर्थात वह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित हों। प्रारंभ में इस कार्यक्रम का प्रारूप अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT द्वारा तैयार किया गया था। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से उन बच्चों को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है जो कक्षा 1 में सीधे प्रवेश लेते हैं। कक्षा 1 से पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उन्हें किसी प्रकार का अनुभव प्राप्त नहीं होता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 के प्रारंभिक 6 सप्ताह से 2 माह के अवधि तक उन बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव दिए जाते हैं और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है। इसलिए इस कार्यक्रम को स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम भी कहते हैं। इस प्रोग्राम के द्वारा बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेने के पश्चात मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है ताकि वे कक्षा 1 की विषय वस्तु को आसानी से सीख सकें। इस कार्यक्रम को विद्यालयोन्मुख कार्यक्रम या स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम कहते हैं। विद्यालयोन्मुख कार्यक्रम सीमित संसाधनों में ही प्राथमिक विद्यालय में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों एवं लाभों को प्राप्त करने का एक व्यवहारिक साधन है। ध्यान रखिएगा, जैसे आजकल अब आंगनवाड़ी और नए नए इस तरह के कार्यक्रम हो गए हैं, तो उस समय जैसे प्राथमिक कक्षा में डायरेक्ट आते थे बच्चे, तो स्कूल में आने से पहले और वे रोते थे या स्कूल नहीं आना चाहते थे, तो ऐसी परिस्थिति में विद्यालयोन्मुख या रेडीनेस प्रोग्राम आयोजित किया गया जो 6 सप्ताह या 2 माह का होता था और प्राथमिक स्कूल में ही, ठीक है, सीमित संसाधनों में प्राथमिक स्कूल में ही पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जो भी उद्देश्य एवं लाभ हैं उससे संबंधित जो नियम थे, जो प्रावधान थे, उसको अपनाया जाता था। इसके द्वारा छात्र को विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद प्रारंभ के दिनों में इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है जिससे कि वह विद्यालय के सामाजिक परिवेश को भली प्रकार भांति समझ सके और अपनी शक्तियों का समुचित प्रयोग कर सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिला विद्यालय कार्यक्रम की स्थापना का उद्देश्य लिखिए। तो जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूर्ण करना। जिला परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है बालिकाओं एवं महिलाओं का विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना और 6 से 14 वर्ष तक आयु वर्ग के बालकों एवं बालिकाओं कतिपय कारणों से विद्यालय जाने से वंचित रह जाते हैं तो उनको प्रेरणा प्रदान करके उनकी समस्याओं का समाधान करके विद्यालय भेजना। ठीक है। तो जिला परियोजना कार्यालय का क्या उद्देश्य है? शिक्षा के सार्वभौमिकरण का पूर्ण लक्ष्य प्राप्त करना, महिलाओं एवं जो भी महिलाएं हैं या जो बालिकाएं हैं उनके लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना और 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाएं जो स्कूल जाने से वंचित रह जाते हैं उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है भी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु दिए गए सुझाव। ठीक है। तो क्या है? 2 बातें हैं। प्राथमिक शिक्षा में 14 वर्ष तक की आयु के बालकों हेतु सार्वभौमिक स्थायित्व एवं शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार एवं जोर दिया जाएगा। ठीक है। पहला क्या है? 14 वर्ष तक के बालकों को सार्वभौमिक शिक्षा, सभी बालकों को, ठीक है, और शिक्षा की गुणवत्ता में भी पर्याप्त सुधार पर बल दिया जाएगा। प्राथमिक स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा।
पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं बताइए। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं निम्नलिखित है। पहला जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महंगा होना, स्कूलों की अनुपलब्धता, उद्देश्यों की अस्पष्टता, दोषपूर्ण शिक्षक प्रक्रिया, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, अप्रशिक्षित और स्नेह विहीन अध्यापक, दोषपूर्ण प्रबंध व्यवस्था। ठीक है, 7 हैं इसके। आप चाहें 2-3 इसको इलाबरेट भी कर सकते हैं। एक बार फिर देख लीजिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महंगा होना, स्कूलों की अनुपलब्धता, उद्देश्यों की अस्पष्टता, दोषपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, अप्रशिक्षित एवं स्नेह विहीन अध्यापक और दोषपूर्ण प्रबंध व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत देखते हैं, शिक्षा का सार्वभौमिकरण से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण के अंतर्गत लोकतंत्र में जाति, धर्म, रंग भेद या स्तर आदि का भेदभाव किए, ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र में जाति, धर्म, रंग भेद या स्तर आदि का भेदभाव किए बिना ही सभी को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए समान शिक्षा प्रदान किए जाने की व्यवस्था ही सार्वभौमिकरण है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के अंतर्गत शिक्षक की भूमिका एवं शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण। शिक्षक ज्ञान का स्रोत ही नहीं वरन एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना को अर्थ बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों के द्वारा बच्चों के लिए सहायक होता है। यानी कि शिक्षक को प्राथमिकता, निर्देशों के स्थान पर अवलोकन, अनुभव, ध्यान रखिएगा, निर्देशों के स्थान पर अवलोकन, निरीक्षण, अनुभव, प्रयोग से जल्दी बच्चे सीखते हैं। तो इन गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान का सृजन का अवसर उपलब्ध कराने की दक्षता। शिक्षक कक्षा में शिक्षण के स्थान पर बच्चों के लिए अर्थपूर्ण गतिविधियां उपलब्ध कराने में निरंतर सहायक हो तथा सतत अवलोकन व परीक्षण की प्रक्रिया भी गतिमान रहे। ध्यान रखिएगा, शिक्षक कक्षा में क्या है, हमेशा एक सहायक के रूप में बच्चों के साथ पूर्ण गतिविधियों में उपलब्ध रहे और उसे सतत अवलोकन व परीक्षण कराता रहे। प्रत्येक बच्चे को उसकी सीखने की विशेषता के आधार पर पहचानने एवं स्वीकार करने की दक्षता। होता है ना कि जब बच्चे नहीं सीख पाते हैं या धीरे धीरे सीखते हैं तो अक्सर उन्हें अभिभावक हो या टीचर हो डांट देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वे और भी डर जाते हैं, सहम जाते हैं या सीखने के प्रति जो उनकी रुचि होती है वह कम होती जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके सीखने की गति के आधार पर ही तो हम उनके मानसिक योग्यता, उनकी मानसिक दक्षता को पहचान सकते हैं, उनकी रुचि को पहचान सकते हैं। जब समय से ही पता चल जाए कि बच्चा इस कार्य को नहीं कर सकता है तो फिर यही होगा कि चलो उसका जिसमें इंटरेस्ट है उसी में उसको भेजें। प्रत्येक बच्चे को परिवेशीय विशिष्टता एवं अनुभव को मान्यता। ठीक है, बच्चे की परिवेशीय किस परिवेश में होता है ना कि ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चे को अचानक से हम किसी शहरी परिवेश में लाते हैं तो क्या उसको एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है। उसके अनुभव को, जो भी वह कहता है उसकी बातों को सुनना, उसको मान्यता प्रदान करना। तो इस तरह से यह मार्गदर्शक सिद्धांतों की विवेचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसी में है, भाषा एवं गणित के प्रति क्या दृष्टिकोण। बच्चों में भाषा समझने एवं अभिव्यक्त करने की जन्मजात क्षमता होती है। अधिकांश बच्चों में भाषा की उच्च क्षमताएं पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना विद्यालय में आने से पहले ही रहती है। बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, सभी बच्चों में सीखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति एवं अंतर्निहित क्षमता होती है। सीखने की अभिव्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में सभी बच्चे विशिष्ट होते हैं। ठीक है, प्रत्येक बच्चा कोई न तो कोई विशिष्टता ले करके पैदा होता है, ये ध्यान में रखना चाहिए। और बच्चे जो होते हैं वह अपने आप अनुभव द्वारा स्वयं बना के, प्रयोग करके, पढ़ कर सीखते हैं। साथ ही साथ दूसरों से भी विमर्श करके, पूछ के, सुनकर, उस पर चिंतन व मनन करके, गतिविधि या लेखन के जरिए अभिव्यक्त करके भी सीखते हैं। देखिए, छोटे बच्चों का अगर देखा जाए तो उनका जो मानसिक क्षमता होता है वह कितना तेज होता है। उन्हें एक बार यदि जिस बात को बता दिया जाता है तो वो बहुत आसानी से समझ लेते हैं। उस पर पूछ करके उस पर वे बार बार प्रयोग करते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं, वो उनसे अनुभव लेते हैं। तो इस तरह से वे एक तरह से देखा जाए तो खुद सीखते हैं। शिक्षक या अभिभावक क्या होता है, वह सिर्फ एक परामर्शदाता के रूप में, एक निर्देशक के रूप में उसके साथ रहता है। नेक्स्ट है
प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति प्रकृति अलग होती है, ठीक है। यहाँ इंडिविजुअल डिफरेंसेस काम करेगा, व्यक्तिगत विभिन्नता काम करेगा। कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं, बल्कि उनमें हर तरह से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक हर तरीके से उनके अंदर अंतर पाया जाता है। सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्ध सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने लिए अर्थ निर्माण करते हैं। प्रत्येक बच्चे की अपनी एक अलग दुनिया होती है, अलग सोचने का तरीका होता है। तो इस तरह से वे जो भी सोचते हैं उसके बारे में अपना अलग अलग वे प्रत्यय बनाते हैं, अलग अलग विचार बनाते हैं और उसका अलग अलग अर्थ निर्माण करते हैं। बहुत सही इसमें देखा जाए तो दिया है। और जो संज्ञानात्मक विकास से मिलता जुलता भी है। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 में प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या निर्णय लिए गए थे, भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो निर्णय लिए गए थे प्राथमिक शिक्षा के संबंध में, पहला है इनमें पाठ्यक्रम में लिखने पढ़ने के साथ कृषि की शिक्षा भी दी जाए, ठीक है। भारत चूँकि कृषि प्रधान देश था तो उसे भी ध्यान में रखा गया। और दूसरा जो अध्यापकों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था, अधिक प्रशिक्षण विद्यालय खोले जाएँ। इस प्रकार लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक विद्यालयों के आर्थिक सहायता, शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था, पाठ्यक्रम में सुधार ला करके प्राथमिक शिक्षा की उन्नति के प्रयास किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में संवैधानिक निर्देश क्या हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा धारा 45 के अनुसार राज्य के इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए जब तक वे 14 वर्ष के नहीं हो जाते निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको, धारा 45 के अनुसार। नेक्स्ट है, प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो पहला है इसमें विद्यालय के आस पड़ोस में रहने वाले जनता को बाल अधिकारों की सामान्य एवं रचनात्मक तरीकों से जानकारी देना। समिति विद्यालय में नियुक्त अध्यापकों के विद्यालय में उपस्थित होने, उनके नियमितता एवं समय पालन, माता पिता के साथ नियमित बैठक करना और बालक के बारे में जानकारी देना। विद्यालय के आस पड़ोस में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों के विद्यालय में नामांकन एवं उनकी सतत उपस्थिति सुनिश्चित करना। गठन जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, प्रधानाचार्य एवं अन्य सदस्य। नेक्स्ट है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 219 की प्रमुख बातों का वर्णन कीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है भी। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार RTE कानून सन 2009 का पारित होना भारत के बालकों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। वर्तमान समय में भारत में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के ऐसे बालक 90 लाख बालक हैं जो विद्यालय नहीं जाते हैं। तब संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान था, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 21 में 21 को जोड़कर संविधान के 86वें संशोधन के अंतर्गत निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को बालकों का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। इस अधिकार को कानूनी रूप प्रदान करने के लिए 4 अगस्त 2009 को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 पारित कर दिया गया। कोई बालक शिक्षा प्राप्त करना चाहता है उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम PMOST। विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम PMOST की प्रमुख बातों का उल्लेख कीजिए। NCERT नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1986 में से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना था। 1990 में PMOST ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तन कर दिया गया और इसे OBB के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सामग्री के समुचित उपयोग पर बल दिया गया। इसकी रूपरेखा निम्न है। पहला है, विद्यालय तथा कक्षाओं को आकर्षक बनाने पर बल दिया जाए। बाल केंद्रित शिक्षा तथा कार्यकलाप आधारित शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर बल दिया जाए। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में न्यूनतम मदों का उल्लेख है। प्रत्येक मद की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से आपूर्ति किए जाने वाले प्रत्येक मद के मानक तथा उनकी विशिष्टता निर्धारित की गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जिला विद्यालय प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है भी। डाइट का कब आया था? 1986 की नीति में डाइट जिला शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम
को लाया गया। देखते हैं इसमें इसके प्रमुख कार्य क्या, सेवा पूर्व, ठीक है, सेवा पूर्व शिक्षकों का प्रशिक्षण, संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना, सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, ब्लॉक संसाधन केंद्रों BRC को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना, न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों NPRC को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना, विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के लिए संस्थागत नियोजन और प्रबंधन का कार्यक्रम संचालित करना, स्थानीय आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षण अधिगम, सामग्री विकास, प्रशिक्षण, मूल्यांकन आदि के विकास हेतु कार्यशालाओं एवं विचार गोष्ठियों का आयोजन करना, सर्व शिक्षा को अभियान को सफल बनाने में सहयोग तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। ध्यान रखिएगा, सेवा पूर्व शिक्षकों का प्रशिक्षण और सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण दोनों कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, संदर्भ व्यक्तियों को यानी शिक्षा से जो इनमें लगे हुए हैं उन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना, BRC और NPRC, ठीक है, ब्लॉक संसाधन केंद्र और न्याय पंचायत संसाधन दोनों को सहयोग प्रदान करना, विद्यालय के प्रधानाध्यापक के संस्थागत नियोजन और प्रबंधन का कार्यक्रम संचालित करना। इसके अलावा स्थानीय आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षण अधिगम, सामग्री विकास, शिक्षण मूल्यांकन हेतु जो है कार्यशाला, सेमिनार और गोष्ठी का भी आयोजन करना, और सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा का देखा जाए तो ये सबसे बड़ा अभियान है। सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने में सहयोग और प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। तो ठीक है, फिर इस तरह से आप लोगों का यह DLED का लास्ट DLED दोनों पेपर का हम वीडियो बना दिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से बना दिए हैं। ऑब्जेक्टिव, वेरी ऑब्जेक्टिव, शार्ट टाइप, वेरी शार्ट टाइप, तीनों तरह के प्रश्नों को इसमें लिया गया है। विगत प्रश्नों को भी हल कराया गया है और पूरा उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न मिल जाने चाहिए। 50 में 50 आपका 100 नंबर का यह दोनों पेपर तैयार हो गया है और पेपर आप बहुत ही अच्छे से बिल्कुल निश्चिंत होकर के, खुश होकर, प्रसन्न होकर के, बिना किसी टेंशन के आप पेपर दीजिए। और अगर कोई प्रश्न अगर आपको जैसे ऑब्जेक्टिव में तैयार है और लघु उत्तरी में आ गया तो उसमें थोड़ा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको समझे हुए हैं, आपको जो आता है लिखिए, लेकिन प्रश्न को ज़रूर अटैम्प्ट करिए, सारे प्रश्न अटैम्प्ट करिए और उसमें सीरियल वाइज भी लिखिए। जैसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है, आपका ऑप्शनल प्रश्न है, तो उससे क्या करेंगे, आप पहला जो प्रश्न लिखेंगे उसके सारे आंसर 1 2 3 करके ऐसे करके आप उसको लिखिए। नहीं आ रहा है उसका आप दे दीजिए नंबरिंग, और जब आपको आए जो सही लगे अंत में तो उसको दे दीजिए। एक जगह प्रश्न रहेंगे, फिर आप अति लघुत्तरी या लघुत्तरी पे आ जाइए, फिर लघुत्तरी पे एक जगह प्रश्न रहेंगे, तो इससे जो भी चेक करने वाले एग्जामिनर रहते हैं उनको आसानी रहता है चेक करने में, और बहुत खुश होकर के, प्रसन्न होकर के एग्ज़ाम दीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वीडियो को हम समाप्त करते हैं। फिर अगले जो भी नेक्स्ट वीडियो टेट सीटेट से संबंधित हो या फिर बाल विकास से हो उसमें फिर मिलते हैं हम, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।